किसी भी पुरानी आलीशान इमारत के बारे में जब हम सोचते हैं तो दिन में वो बहुत खूबसूरत लगती है। संगमरमर के फर्श, शानदार बगीचे, सब कुछ अपनी ओर खींचता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वही इमारत एक रहस्यमयी खामोशी ओढ़ लेती है। आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी में गहराई से उतरेंगे, इंदौर का लाल बाग पैलेस। हाँ, लाल बाग पैलेस। हमारे पास जो जानकारी है वो इंदौर में प्रचलित एक किंवदंती पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने उस पैलेस की सच्चाई का सामना किया जिसके बारे में उसे पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे बल्कि उसकी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इस तरह की कहानियों में अक्सर इतिहास, लोक कथा और इंसानी डर का एक बड़ा दिलचस्प मिश्रण होता है। हाँ। हमारा मकसद यहाँ ये साबित करना नहीं है कि ये सच है या झूठ, बल्कि ये समझना है कि ये कहानियां किसी जगह की पहचान का हिस्सा कैसे बन जाती हैं, कैसे पत्थर और लकड़ी की बनी ये इमारतें अपने अंदर यादें संजो लेती हैं और कभी-कभी वो यादें बाहर भी आ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का केंद्र है लाल बाग पैलेस, होलकर राजवंश की एक शानदार धरोहर। और इसका जो मुख्य पात्र है वो है रमेश, एक निडर मतलब तर्कवादी सोच वाला नया नाइट गार्ड जिसे भूतों की बातों पर हंसी आती थी। जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, हीरो को लगता है कि ये सब मन का वहम है। हाँ बिल्कुल। और यहीं से कहानी का वो क्लासिक सेटअप शुरू होता है, एक चेतावनी जिसे हीरो नजरअंदाज करेगा ही करेगा। बिल्कुल। उसे नौकरी पर पुराने गार्ड काका से एक सीधी चेतावनी मिलती है। उन्होंने कहा था, बेटा रात के 2 बजे के बाद बॉलरूम की तरफ मत जाना, वहां आज भी पुरानी महफिलें सजती हैं जो हम जैसों के लिए नहीं हैं। रमेश इस बात को सुनकर बस मुस्कुरा देता है। मतलब उसे एक बूढ़े आदमी का वहम लगा और वो अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है। इस चेतावनी में जो बात मुझे दिलचस्प लगती है वो इसकी स्पेसिफिसिटी है। एग्जैक्टली। ये बहुत साफ है। हाँ। एक खास जगह और एक खास समय। बिल्कुल, ये कोई आम चेतावनी नहीं है कि महल में भूत है। एक खास जगह, बॉलरूम, और एक खास समय, रात 2 बजे के बाद। लोक कथाओं में जब भी कोई नियम इतना साफ बताया जाता है तो वो कहानी का एक अदृश्य किरदार बन जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि कुछ होगा या नहीं, सवाल ये है कि जब रमेश इस नियम को तोड़ेगा तब क्या होगा। और ये बॉलरूम भी कोई मामूली कमरा नहीं था, है ना? कहते हैं कि ये महाराजा तुकोजीराव होलकर तृतीय यूरोपियन कल्चर से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इसे पेरिस के वर्साई पैलेस की तर्ज पर बनवाया। हाँ, उस दौर की सबसे शानदार पार्टियां वहीं होती थी, ब्रिटिश अधिकारी और भारतीय राजे महाराजे सब एक साथ। तो काका का ये कहना कि वहां आज भी पुरानी महफिलें सजती है, इसका एक ऐतिहासिक आधार भी है। सही बात है, ये उस जगह के इतिहास से जुड़ा है। बिल्कुल। बॉलरूम सिर्फ एक कमरा नहीं है, वो उस दौर की शान और शौकत, संगीत और मुलाकातों का केंद्र था। वो उस इमारत का दिल था। और अक्सर कहानियों में दिल में ही सबसे गहरे राज दफन होते हैं। तो कहानी धीरे धीरे उस नियम के टूटने की तरफ ही बढ़ती है। आधी रात को जब रमेश अपना पहला राउंड लगा रहा होता है, उसे एक अजीब सी बात महसूस होती है। हमारे सोर्स बताते हैं कि अप्रैल की गर्मी थी, लेकिन महल के अंदर हवा में एक अजीब सी बेवजह की ठंडक थी। ये पहली आहट थी कि कुछ सामान्य नहीं है। इसे पैरानॉर्मल सर्कल्स में कोल्ड स्पॉट कहते हैं। अच्छा। हाँ, माना जाता है कि जब कोई आत्मा ऊर्जा खींचती है तो आसपास का तापमान गिर जाता है। लेकिन इसे अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये डर का पहला शारीरिक लक्षण भी हो सकता है। जब हमारा दिमाग किसी खतरे को भांपता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें ठंड लगने लगती है, भले ही मौसम गर्म हो। लेकिन असली शुरुआत होती है रात के 1:30 बजे। उसे एक लयात्मक छन छन की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पायल पहनकर धीरे धीरे चल रहा हो। और ये आवाज सीधा बॉलरूम की तरफ से आ रही थी। पायल की आवाज, ये अपने आप में एक बहुत ही भारतीय, बहुत ही शाही प्रतीक है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण डिटेल है। पायल की आवाज किसी महिला की मौजूदगी का संकेत है, लेकिन ये सिर्फ कोई महिला नहीं है। ये उस शाही दौर की किसी रानी, राजकुमारी या शायद नृत्यांगना की ओर इशारा करती है। ये उस जगह की संस्कृति और इतिहास को आवाज देती है। और यहीं पर बात और भी अजीब हो जाती है। जैसे ही उस आवाज की दिशा में बढ़ता है, उसे हवा में एक बहुत ही अजीब सी गंध आने लगती है। गंध? सोर्स के मुताबिक ये गुलाब और किसी चीज के जलने की मिलीजुली गंध थी। ओहो, ये बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। गुलाब तो समझ आता है, शाही बाग बगीचे, लेकिन साथ में जलने की गंध।
इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत है। हमारी जो सूंघनेत की शक्ति है वो सीधे हमारे दिमाग के मेमोरी और इमोशन सेंटर से जुड़ी होती है। गुलाब उस जगह की खूबसूरती, उसके शाहीपन का प्रतीक है, लेकिन जलने की गंध वो हिंसा, त्रासदी और विनाश की ओर इशारा करती है। मतलब कुछ खूबसूरत था जिसे बेरहमी से खत्म कर दिया गया। बिल्कुल, इन दोनों का मिलना यही बताता है। ये उस अदृश्य शक्ति के पीछे की पूरी कहानी को बिना कुछ दिखाए ही बयां कर देता है। तो रमेश अब उस दरवाजे के सामने खड़ा है जहां जाने से उसे साफ साफ मना किया गया था। रात के 2 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं और बॉलरूम का वो विशाल दरवाजा वो हल्का सा खुला है। अब एक गार्ड के तौर पर उसकी जिम्मेदारी है कि वो अंदर जाकर देखे, लेकिन एक इंसान के तौर पर उसकी हर इंद्री उसे वहां से भाग जाने को कह रही होगी और वो अपनी ड्यूटी चुनता है। यहीं पर कहानी का नायक अपने डर पर काबू पाता है और उस सीमा को लांघ जाता है जिसके बाद वापसी मुश्किल होती है। रात के 2:05 पर रमेश उस दरवाजे को धकेलता है। उसने अंदर जो देखा वो होश उड़ाने वाला था। उस विशाल बॉलरूम का झूमर, जो शायद सैकड़ों किलो का होगा, वो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था और ठीक उसके नीचे एक धुंधली सी औरत की आकृति थी जिसने शाही कपड़े पहने थे। जब उस आकृति ने अपना चेहरा घुमाया तो उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। ओह, तो मतलब वो जो जलने की गंध उसे पहले आई थी वो उस औरत से जुड़ी थी। ये तो बहुत भयानक है। हाँ, और ये कहानी कहने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है ना? गंध ने पहले ही उसके दिमाग को उस भयानक दृश्य के लिए तैयार कर दिया था। ये सिर्फ एक डरावना चेहरा नहीं है, ये उस त्रासदी का जीता जागता सबूत है जिसकी गंध हवा में पहले से ही मौजूद थी। कहानी के अलग अलग हिस्से, चेतावनी, पायल की आवाज, गंध और अब ये दृश्य, सब एक साथ आकर जुड़ जाते हैं। रमेश की चीख गले में ही अटक जाती है। तभी वो औरत अपना जला हुआ हाथ उठाकर पास के एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा करती है और इसके ठीक बाद जो होता है वो शायद सबसे ज्यादा डरावना है। अचानक पूरे हॉल में हजारों लोगों की फुसफुसाने की आवाजें गूंजने लगती हैं, जैसे दीवारें बातें कर रही हों, जैसे वो पुरानी महफिलें सच में जिंदा हो गई हों। ये पुराने गार्ड काका की बात को सच साबित करता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक भूत नहीं है, ये एक पूरी घटना है जो बार बार घट रही है। इसे रेसिड्यूअल हॉन्टिंग कहते हैं। रेसिड्यूअल हॉन्टिंग मतलब बची हुई एक गूंज जैसी। हाँ बिल्कुल, एक गूंज, एक दर्दनाक याद की गूंज है जो पत्थर और लकड़ी में बस गई है। सोचिए, एक इमारत जो एक ही त्रासदी को हजारों बार दोहरा रही है बिना ये जाने कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ये भूत से ज्यादा दुखद है। और तभी एक भारी गहरी आवाज उसके कान के पास कहती है, जाओ, चले जाओ, जबकि उसके आसपास कोई नहीं था। ये एक सीधा आदेश था, एक सीधी धमकी। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे जीनियस लोकाई या स्पिरिट ऑफ अ प्लेस कहते हैं। मतलब उस जगह की अपनी आत्मा। यूं समझिए, इसका मतलब है कि कभी कभी किसी जगह पर इतनी मजबूत घटनाएं होती हैं कि वो जगह खुद एक तरह की चेतना विकसित कर लेती है। हो सकता है फुसफुसाहटें और वो आवाज उस औरत की नहीं बल्कि खुद उस बॉलरूम की है जो अपनी दर्दनाक याद में किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं करना चाहता। और इसके बाद रमेश वही करता है जो कोई भी करेगा, वो भागता है। लेकिन कहानी के मुताबिक उसे महसूस होता है कि पूरा महल उसके खिलाफ हो गया है। गलियारे के झाड़ फानूस हिल रहे हैं, बंद दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी इमारत जिंदा हो गई हो और उसे बाहर निकाल फेंकना चाहती हो। ये जीनियस लोकाय वाले विचार को और मजबूत करता है। खतरा अब एक कमरे तक सीमित नहीं है, पूरी इमारत की ऊर्जा उसके खिलाफ हो गई है। ये साइकोलॉजिकल हॉरर का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां आपका माहौल ही आपका दुश्मन बन जाता है। आप भागकर कहीं जा नहीं सकते क्योंकि आप दुश्मन के अंदर ही हैं। वो किसी तरह मेन गेट तक पहुंचकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो तेज बुखार में होता है और बस एक ही बात कहता है, वहां कोई है जो अपनी यादों में कैद है और उसे छेड़छाड़ पसंद नहीं। इसके बाद वो नौकरी छोड़ देता है। रमेश के ये आखिरी शब्द, ये इस पूरी घटना को एक नया मतलब देते हैं। ये महज डराने वाली एक बुरी आत्मा की कहानी नहीं रह जाती, यादों में कैद है। ये वाक्यांश बताता है कि ये एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी दुखद घटना को बार बार जी रही है। हाँ, ये उसके गुस्से को नहीं बल्कि उसके दर्द को दिखाता है। बिल्कुल, वो शायद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस अपनी दुनिया में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करती। उसका गुस्सा शायद उसके दर्द और अकेलेपन से उपजा है।
ये कहानी को हॉरर से ट्रेजेडी में बदल देता है। और कहानी के अंत में ये भी बताया गया है कि ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। आज भी वहां के गार्ड्स रात में अंदर के हिस्सों में जाने से डरते हैं। कई लोग पियानो बजने या किसी महिला के रोने की आवाजें सुनने का दावा करते हैं। तो रमेश का अनुभव अकेला नहीं था, बल्कि उस जगह से जुड़ी एक स्थायी किंवदंती का हिस्सा था। बिल्कुल, उसकी कहानी उस जगह की रहस्यमय प्रतिष्ठा को और मजबूत करती है। ये उन अनगिनत कहानियों में से एक बन जाती है जो उस महल की दीवारों में गूंजती रहती हैं। ये इस बात का सबूत है कि कुछ जगहें सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं होती, वो जीती जागती कहानियां होती हैं। तो लाल बाग पैलेस के इस किस्से का मतलब क्या है? एक निडर गार्ड का सामना एक ऐसी सच्चाई से होता है जिस पर वो यकीन नहीं करता था। यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक जगह के इतिहास, उसकी सुंदरता और उसके भीतर दबे दर्द की कहानी है। और इस तरह की किंवदंतियां किसी भी ऐतिहासिक इमारत को जिंदा रखती हैं, है ना? वे हमें याद दिलाती हैं कि इन दीवारों ने बहुत कुछ देखा है। खुशियां, महफिलें, साजिशें और शायद त्रासदियां भी। चाहे ये होलकर परिवार की रूहों की कहानी हो या स्थानीय लोक कथा, ये उस महल की विरासत का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। ये इतिहास का वो हिस्सा है जो किताबों में नहीं, बल्कि लोगों की जुबान पर जिंदा रहता है। इस पूरी बातचीत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये कहानी रमेश के बारे में कम और उस जगह की याददाश्त के बारे में ज्यादा लगती है। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, क्या ये कहानियां सिर्फ अतीत की गूंज हैं, या ये उन जगहों की आत्मा की आवाज है जो नहीं चाहती कि उन्हें भुला दिया जाए? क्या रमेश ने वाकई किसी आत्मा को देखा था, या उस रात उस महल ने अपनी कोई दर्द भरी याद, अपनी सबसे बुरी याद उसके सामने जाहिर कर दी थी? और अगर एक इमारत अपनी यादें दिखा सकती है, तो वो और क्या-क्या महसूस कर सकती है?